हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप ट्यूटोरियल्स बिजनेस के इस चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कूलाम बल का सदिश निरूपण। इससे पहले हमने कूलाम बल के बारे में जानकारी को इकट्ठा कर लिया था। यदि आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। आज हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं या दो चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। पहला कि कूलाम बल का सदिश निरूपण क्या होता है, कैसे किया जाता है, और दूसरा कि क्या कूलाम बल का सदिश निरूपण न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है या नहीं करता है। जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो उसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे कि क्या ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है या नहीं करता। चलिए शुरू करते हैं। इस काम को करने के लिए सबसे पहले हमें एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। फ्रेम बनाने के बाद हम इसमें दो आवेश ले लेंगे। एक आवेश का नाम होगा Q1 और दूसरे आवेश का नाम होगा Q2। हम इसके मूल बिंदु से, ये इस फ्रेम का मूल बिंदु है जिसको हम लोग O से दिखाते हैं। मूल बिंदु से जब हम Q1 आवेश को मिलाते हैं तो इसको बोला जाता है आवेश Q1 का स्थिति सदिश। इसको दिखाते हैं R1 वेक्टर से। जब हम इस मूल बिंदु को दूसरे आवेश Q2 से मिलाते हैं तो इसको बोला जाता है आवेश Q2 का स्थिति सदिश। इसको दिखाते हैं R2 वेक्टर से। इस समय जब कभी भी हम लोग स्थिति सदिश को दिखाएंगे तो स्थिति सदिश को दिखाते समय हमेशा इन दोनों आवेशों को मूल बिंदु O से शुरू करते हैं और इसके तीर का निशान हमेशा आवेशों की तरफ रखते हैं। ये ऐसा तब करते हैं जब हम लोग मूलतः इसके मूल बिंदु से इन आवेशों की स्थिति सदिश को बताते हैं। जैसे अगर हम यहीं बगल में लिखते चलें कि R1 वेक्टर क्या है, तो R1 वेक्टर है स्थिति सदिश, या ऐसे लिख सकते हैं आवेश Q1 का स्थिति सदिश। यदि बात करें R2 वेक्टर की तो ये आवेश Q2 का स्थिति सदिश है। अब जैसे हमने इसके मूल बिंदु O से Q1 का स्थिति सदिश निकाला R1 और Q2 का स्थिति सदिश निकाला R2, वैसे ही हम Q2 से Q1 के लिए निकालेंगे और Q1 से Q2 के लिए निकालेंगे। सबसे पहले ये स्थिति सदिश होता क्या है, तो जैसे अगर किसी स्थान पर कोई वस्तु रखा हुआ है, हमें उसकी पोजीशन बतानी होती है, तो सबसे पहले हम एक फ्रेम तैयार करते हैं कि हमको वहाँ तक पहुँचने या पहुँचाने के लिए या समझने के लिए हम किस तरीके से उसका यूज करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा ग्राउंड है, कोई व्यक्ति यहाँ पर है, उसको इस बिंदु तक पहुँचना है, तो इसके लोकेशन को हम कैसे बता सकते हैं कि आप यहाँ से सीधे कुछ दूर चलिए, फिर वहाँ से राइट मुड़ जाइए और यहाँ पर पहुँच जाइए। तो हम किसी भी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए हमेशा कुछ न कुछ फ्रेमिंग करते हैं, कुछ ऐसा तैयार करते हैं जिससे वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो जाए। वैसे ही हम लोग इन आवेशों की स्थितियाँ बताने के लिए स्थिति सदिश बनाते हैं। उससे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग करने के बाद हम लोग स्थिति सदिश को दिखा देते हैं, जैसा कि यहाँ पर आवेश Q1 और Q2 के लिए दिखा दिया गया है। अब हम इस Q2 से Q1 की तरफ एक तीर बनाते हुए ले जाएंगे। इसका नाम होगा R12 वेक्टर। अब ये R12 वेक्टर क्या है, ये है आवेश Q1 का स्थिति सदिश आवेश Q2 के कारण। ये Q2 की वजह से Q1 का स्थिति सदिश आया है। ऐसे ही हम लोग जब एरो को इस साइड बनाएंगे तो इसको लिखेंगे R21 वेक्टर, और इसके लिए यूज़ करेंगे R21 वेक्टर और बताएंगे कि आवेश Q2 का स्थिति सदिश आवेश Q1 के कारण, या फिर कह सकते हैं Q1 के सापेक्ष। यहाँ पर भी आप चाहे तो सापेक्ष लिख सकते हैं। सापेक्ष इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है,
आप सापेक्ष लिख सकते हैं। अब इसमें आप एरो के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। जब हम इसकी शुरुआत करेंगे तो इसमें जो दो आवेश Q1 और Q2 को लिया गया है, हम ऐसा मान के चलेंगे कि ये दोनों आवेश एक ही नेचर के हैं, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। यदि ऐसा होगा तो हम इसको थोड़ा आसानी से हल कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि अगर ये दोनों आवेश सेम नेचर के हैं, सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों पर अगर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाले हम जानते हैं कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं और दूर भागते हैं। ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे और इन पर बल लगेगा, बल लगने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है, इसीलिए हमने यहाँ पर कूलाम बल का सदिश निरूपण किया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। जब हम कूलाम बल का सदिश निरूपण करने के लिए जाते हैं तो हम यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, अर्थात कूलाम बल के नियम से हम लोग बल की मात्रा तो निकाल सकते हैं कि बल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। ये बात तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए है, परंतु इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर ये सदिश राशि है, बल तो एक सदिश राशि होती है, अगर ये सदिश राशि है तो इसमें बल के साथ साथ एक दिशा भी होना चाहिए। तो आज हम इस सदिश निरूपण में उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर ये वाला आवेश इस वाले आवेश के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इस आवेश को इस तरफ धक्का देगा। ये Q2 वाला आवेश फिलहाल के लिए इस वाले आवेश पर धक्का देता है, तो इसको क्या नाम देंगे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स 1 2। इसका मतलब होता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब कि पहले वाले आवेश के ऊपर बल लग रहा है दूसरे वाले आवेश की वजह से। वैसे ही इसके लिए लिखेंगे तो लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मतलब कि दूसरे वाले आवेश पर पहले वाले आवेश की वजह से बल लगता है। अब इन बल की दिशाओं के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। बल की दिशाएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं? अब इन लाइनों के ऊपर ज़रा ध्यान दीजिए। जो लाइन यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन है वही डायरेक्शन इसकी भी है। इस वाले के लिए स्थिति सदिश है R12 वेक्टर। इसके लिए एक और चीज़ लिख सकते हैं, R12 कैप। इसको बोला जाता है यूनिट वेक्टर, हिंदी में बोलते हैं एकांक सदिश। ये केवल और केवल डायरेक्शन बताता है। यही तो हमको चाहिए था कि हमको कहीं से कोई डायरेक्शन मिल जाए जिससे हम बता सकें कि बल किस दिशा में लग रहा है। अब इसकी सहायता से ये R12 जो कैप है, ये R12 कैप अर्थात यूनिट वेक्टर फिलहाल के लिए R12 वेक्टर की दिशा को बता रहा है। अगर R12 कैप R12 वेक्टर की दिशा बता रहा है जो कि इस साइड है, उसी साइड इस वाले बल की दिशा है। मतलब जब हम लोग बल F12 निकालेंगे तो उस समय जो डायरेक्शन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे R12 कैप। उसी तरीके से आप इस वाले लाइन के ऊपर ध्यान दीजिए, इसका एरो नीचे की तरफ है और इस वाले बल का एरो भी नीचे की तरफ है। हमको इस बल की दिशा निकालनी है तो हम इस वाले यूनिट वेक्टर को लेंगे काम में। अगर हम उसको काम में लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। फिलहाल के लिए हम F12 को निकालते हैं। अगर हम F12 को निकालें, यहीं साइड में लिखते हैं F12 वेक्टर बराबर होता है, हम लोग बल का मान क्या जानते हैं कूलाम के नियम से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R²। अगर ये बल सदिश राशि है तो इसकी दिशा होनी चाहिए, और हमने अभी आपको बताया कि इसकी दिशा उसी साइड होगी जिस साइड इसकी दिशा है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और इसकी दिशा ये बताता है R12 वेक्टर, R12 कैप, इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे R12 कैप। जब हम बात करेंगे F21 वेक्टर की तो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R², और यहाँ पर हो जाएगा R21 कैप। इन दोनों समीकरणों को यदि ध्यान से देखें, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2।
इन दोनों समीकरणों में यदि ध्यान से देखें तो r12 वेक्टर और r21 वेक्टर यूनिट वेक्टर के ऊपर यदि हम लोग गौर करें तो इनकी दिशाएं अपोजिट हैं। जैसे ये नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इनका जो यूनिट वेक्टर होगा r21 कैप ये भी नीचे की तरफ जाएगा। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर ये भी ऊपर की तरफ जाएगा। इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे से अपोजिट है। इसका मतलब कि r12 कैप बराबर होगा माइनस टाइम्स r21 कैप के। अब इसका यूज़ हम लोग इस समीकरण में करते हैं। जब r12 की जगह माइनस r21 रखेंगे देखिए क्या होता है। अब इसको यहीं ऊपर करते हैं, हो जाएगा f12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे में r²। r12 की जगह r12 कैप की जगह हो जाएगा माइनस का r21, तो माइनस जो लिखना है उसको पहले लिख लेते हैं और हो जाएगा r21 कैप। अब इस वाली क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे में r² r21 कैप। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे में r² r21 कैप। ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से मैच करती है, तो इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं f21 वेक्टर। इससे बन जाएगा f12 वेक्टर बराबर जो माइनस है वो साइड में रहेगा और यहाँ पर लिख देंगे f21 वेक्टर। और कूलाम बल का सदिश निरूपण केवल यही था। इसे ही कहते हैं कूलाम बल का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बल है और बल का जो राशि होता है वो सदिश होता है। इसमें बल की मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी आ गया है, इसलिए इन दोनों समीकरणों को कूलाम बल का सदिश निरूपण कहते हैं। इन दोनों समीकरणों की मदद से हमको ये पता चलता है कि F12 जितना बल लगाता है उतना ही बल F21 लगाता है, परंतु ये विपरीत होता है। और ये बात हम लोग न्यूटन के तृतीय नियम में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इससे यह बात सिद्ध होता है कि कूलाम बल का सदिश निरूपण न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। यहाँ पर लिखी हुई बात कि क्या कूलाम बल का सदिश निरूपण न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो आंसर है यस, ये पालन करता है। यहीं पर हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू।